हेलो बच्चों। आज हम आपका जो 9th क्लास का टेस्ट लिया गया है उसके प्रश्नों का उत्तर हम देने जा रहे हैं और साथ में उसको हम समझते भी चलेंगे। तो आपको 50 क्वेश्चन का आंसर करना था और मैंने टोटल 60 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें से आपको 50 का ही उत्तर देना था और 10 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते थे। तो आपका उसमें पहला क्वेश्चन था, यानी आपको उससे पहले बता दूं मैं 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन जो है वो आपके गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से दिए गए हुए हैं। उसके बाद आपका 20 से लेकर यानी 21 से लेकर 35 तक वो क्वेश्चन आपके कार्य ऊर्जा और शक्ति से दिए गए हैं। उसके बाद आपका 36 से लेकर 50 तक आपके ये क्वेश्चन ध्वनि चैप्टर यानी साउंड चैप्टर से दिए गए हुए हैं। इसके बाद आपका 51 से लेकर 60 तक 3 चैप्टर स्टार्टिंग के उससे दिए गए हैं। ठीक, यानी मापन, गति और न्यूटन न्यूटन के नियम। ठीक, क्योंकि मैंने आपका उस चैप्टर का एग्ज़ाम यानी 1 से 3 तक के चैप्टर एग्ज़ाम पहले ही ले चुका था और आपके बुक ख़त्म होने के बाद मैंने पूरा एक साथ पूरे बुक का एग्ज़ाम दे रहा हूँ। ये टोटल ऑब्जेक्टिव 50 मार्क के हैं। आइए अब मैं पहले क्वेश्चन से हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या है? तो हमने पढ़ा था ए बराबर क्या था, जी m1 m2/r², या m1 मास m2 भी मास है, जी यहाँ पे क्या था गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और r² क्या है दूरी था यहाँ पर। आगे आपका क्वेश्चन था 2 नंबर, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान क्या होगा? तो हमने निकाला था इसका मान, तो क्या आया था 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई के जी स्क्वायर आया था मेरा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आपका तीसरा क्वेश्चन था, पृथ्वी पर वस्तुओं का भार कहाँ सबसे अधिक होता है? तो मैंने पढ़ाया था पोल्स पर सबसे अधिक होगा, यानी ध्रुवों पर होगा। अगला क्वेश्चन आपका चौथा नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी का भार का कितना प्रतिशत होता है? ये कितना होगा? 16.5% हो, यानी 16.5% होता है। इसको आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन, अगर दो वस्तुओं के बीच दूरी अगर दोगुनी हो जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव क्या पड़ेगा? आइए इसको मैथमेटिक तरीके देखते हैं। जैसे हमने पढ़ा था एफ समानुपाती 1/r²। अगर यही क्या है, दूरी क्या है, वस्तु को दूरी बढ़ाया जाए, यानी मान लेते हैं 1/2 दोगुना दूरी की जाए तो ये क्या रहेगा 1/4 होगा, यानी और क्या है 4 गुना क्या हो जाएगा बल, गुरुत्वाकर्षण बल का कम हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर, पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण यानी गुरुत्व जनित त्वरण का औसत मान क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या आता है? तो इसका निकाले तो कितना आया था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया था। अगला क्वेश्चन था 7 नंबर, यदि कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र में ले जाई जाए तो उसका भार क्या होगा? क्या होगा? शून्य उसका भार हो जाता है। ठीक, क्योंकि वह दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम क्या होता है? जानते हैं हम लोग, पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा है, और चंद्रमा क्या है, पृथ्वी के चारों तरफ घूमती रहते हैं। और यह किस बल के कारण हो पाता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये क्या है, परिक्रमा करता है चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर। ठीक, इसका आंसर सी होगा। 9 नंबर, जब कोई वस्तु पृथ्वी पर गिरती है तो उसे पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? पहले घर्षण बल हम जानते हैं, घर्षण बल विपरीत दिशा में लगता है, स्थैतिक बल आपके केंद्र में, ये ऑप्शन आपका है, इसका आंसर नहीं है। वो क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। ये क्या है, किसी भी चीज को एक ऐसा, पृथ्वी का एक ऐसा गुण है, वो क्या है, किसी भी चीज को अपनी तरफ वो खींचता है एक बल से, उसको गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं हम लोग। आगे 10 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर कैसा रहेगा? हमने पढ़ा है ना, द्रव्यमान और भार,
द्रव्यमान और भार अलग अलग होते हैं। ल- जैसे द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु के अंदर पाया जाता है, अंदर निहित होता है। लेकिन वही भार क्या होता है, वो m1 m2 पर डिपेंड करता है। यानी ये गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है। तो भार कोई वस्तु के अंदर होता है तो यह चंद्रमा पर वही भार होगा, यानी उसका द्रव्यमान होगा। और क्या है, पृथ्वी पर उसका वही द्रव्यमान होगा। यानी अगर पृथ्वी पे आप यहाँ पर अगर 60 किलो के हैं तो आप वहाँ पर भी 60 किलो के होंगे, लेकिन वही भार का इसमें चेंज हो जाता है। पृथ्वी का भार 60 होगा, वही क्या हो जाता है, आपका चंद्रमा पर उसका भार कम हो जाता है वहाँ पर। आगे है चंद्रमा का गुरुत्व त्वरण, गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से कम क्यों है। क्योंकि जानते हैं हम लोग, चंद्रमा का जो द्रव्यमान है पृथ्वी की अपेक्षा क्या है, बहुत ही कम है। और पृथ्वी चंद्रमा से बड़ा है, तो ऑब्जेक्ट बड़ा है तो इसका मास ज़्यादा होगा। तो इसलिए क्या है, मास ज़्यादा है तो हमने पढ़ा था कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ज़्यादा होता है। जब हमने पढ़ा था एक समानुपाती, क्या पढ़ा था, m1 × m2। इसमें पढ़ा था हमने कि अगर मास ज़्यादा है तो बल ज़्यादा होगा, और मास कम तो बल कम लगेगा। इसी के अकॉर्डिंग क्या है, चंद्रमा का द्रव्यमान कम हो जाता है। चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है, यहाँ पर कम है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल भी पृथ्वी से कम होता है। आगे है 12 नंबर। यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसका त्वरण किस पर निर्भर करता है। तो किस पर, वस्तु के भार पर नहीं करेगा, ये करेगा गुरुत्व चलित त्वरण पर। यानी जो कोई वस्तु पृथ्वी की केंद्र की ओर खींचता चला जाता हो। कहता है पृथ्वी पर जी का मान ध्रुवों पर अधिक क्यों होता है। क्योंकि भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुव के केंद्र के अधिक पास होते हैं, इसलिए क्या है, ध्रुवों का जी का मान ध्रुव पर अधिक होता है। आगे है, चंद्रमा का एक वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का क्या होता है। हम जानते हैं 1/6 होता है। आगे पर 15 नंबर क्वेश्चन। जब कोई वस्तु पृथ्वी से दूर जाती है तो जी का मान क्या होता है। जानते हैं दूरी बढ़ेगा तो क्या मान घटेगा, यानी क्या होता है, मान घटता है। आगे, यदि दो वस्तुओं का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव क्या होगा। जैसे इसको बेसिन में पढ़ा था हमने, एक समानुपाती m1 × m2, और इसको दुगुना किया जाए और इसको दुगुना, क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक, तो क्या है, यहाँ पे आंसर आपका ने 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर आपको F बराबर G m1 m2/r² का एक्सप्रेशन याद होगा तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आगे है 17 नंबर। पृथ्वी सतह से ऊंचाई बढ़ाने पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव क्या होगा, यानी एच बढ़ा देने पर क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव पर क्या रहेगा, कम घटेगा। ठीक है, यानी जैसे ही हम पृथ्वी के तल से ऊपर जाएंगे अंतरिक्ष की ओर, तो क्या गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर होता चला जाएगा। आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध है। तो हम जानते हैं स्मॉल जी वस्तु पर निर्भर करता है, और कैपिटल जी आपका एक स्थिरांक है जो चेंज नहीं होता है। ठीक, आगे, यदि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल शून्य है तो इसका परिणाम क्या होगा। तो इसका परिणाम क्या कंडीशन हो सकते हैं, यानी बहुत दूरी पर है वस्तु, यानी वस्तु का द्रव्यमान बहुत ही कम है। तो इसमें ए और बी सही इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, जी का मान नहीं बदलेगा। आगे है 20 नंबर। पृथ्वी का कौन सा बल चंद्रमा को उसकी कक्षा में बनाए रखता है। तो पहले डिस्कस किया, कौन बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है। अब आइए हम कार्य, ऊर्जा और शक्ति चैप्टर से देखते हैं। कार्य का ऐसा ही मतलब जानते हैं, जूल होता है, हमें पता है। आगे है ऊर्जा के रूपांतरण का कौन सा नियम सही है। तो क्या है, ऊर्जा को निर्माण किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ऊर्जा को नष्ट किया जाता है, बिल्कुल नहीं। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, यानी रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं प्रकाश ऊर्जा को, उससे हम लोग क्या करते हैं, सौर बत्ती में क्या है, गर्मी पैदा करते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक ऊर्जा यानी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसके अलावा अगर आप डीजे बजते देखे होंगे, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा को हम लोग किसमें, ध्वनि ऊर्जा में क्या हम लोग चेंज करते हैं। इसके अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर। गतिज ऊर्जा का सूत्र एंड काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या, 1/2 mv² हम लोग अच्छे तरह से
जानते हैं। आगे आपका है, स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? मैंने पढ़ा था के ई काइनेटिक एनर्जी, ठीक। और एक हमने के पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था के पी पोटेंशियल एनर्जी। तो एम जी एच क्या था? एम जी एच। एम से क्या होगा? मास। जी से क्या हो जाएगा? एच से यहाँ पे होगा विस्थापन यानी ऊंचाई। तो यानी इन दोनों पर डिपेंड करता है, क्या होगा? भार और ऊंचाई पर डिपेंड करता है। आगे 25 नंबर, शक्ति का असली मात्रक जानते हैं? वाट। अगर आप बाजार से कोई भी विद्युत उपकरण खरीद कर लाएंगे, जैसे आप बल्ब खरीद के लाइएगा, तो आपको यहाँ पर आपको यहाँ पे आपको अंकित रहेगा इसका मान, यानी 10 वाट, 15 वाट, 9 वाट आपका बल्ब का लिखा रहेगा, उसका वैल्यू लिखा रहेगा, यानी इतने शक्ति की ऊर्जा ये ले गई है, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है तो कौन सी ऊर्जा बढ़ती है? हमने जाना है कि पी बराबर में पड़ा है एम जी एच, यानी एच बढ़ रहा है तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, यानी इससे ऊर्जा का मान बढ़ेगा, ठीक है ना? यानी इससे ऊर्जा क्या होगा? बढ़ती चली जाएगी, ठीक। आइए 27वां नंबर क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर एचपी कितने बराबर होता है? यानी 1 HP बराबर 746 वाट, इसको याद रखेंगे। आगे आपका शक्ति का सूत्र क्या है? यानी हमने पढ़ा था P बराबर W/T, यानी P से पावर, W से वर्ग, T से टाइम, यानी P से शक्ति, W से वर्ग यानी कार्य, और T से समय होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, तब यह किया जाता है जब क्या? कार्य कब तब किया जाता है जब बल लगाया जाए लेकिन वस्तु हिलती नहीं है। आगे क्वेश्चन कहता है, वस्तु हिलती है लेकिन बल नहीं लगता, बल लगाने पर वस्तु स्थापित होती है। मैंने पढ़ा था W बराबर एफ एस। एस क्या है? होता है विस्थापन, जैसे W बराबर एफ एस। एफ क्या है? आपका बल लगाया, एस क्या है? विस्थापन, क्या है? विस्थापन, यानी किस दिशा में बल लगाए उस तरह क्या है? वस्तु क्या हो? एक तरफ से क्या है? दूसरे का विस्थापित हो जाए, यही क्या हो जाएगा आपका? आपको यही बल लगाने पर वस्तु स्थापित होनी चाहिए। आगे आपका है 30 नंबर, 10 जूल ऊर्जा का उपयोग 2 सेकंड में किया जाए तो शक्ति का मान। अभी हमने जाना बी बराबर क्या था? W/T। तब बी का मान यहाँ पे 10 और टी का मान है 5, यानी टी का मान आपका 2 है, यहाँ पर है क्या? 2। अगर 2 है यहाँ पर क्या आपका 2 है, तो कट कर कितना आ जाएगा? 5। अरे 5, तो क्या आ जाएगा? 5 वाट, ठीक। इसका है 5 वाट। आगे 31 नंबर, जब कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर उठाई जाती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा बढ़ती है? हमने अभी पढ़ा है एच यानी बढ़ रहा है, यानी एस विस्थापन हो रहा है नीचे से ऊपर, तो कौन सा इससे ऊर्जा उसमें समा जाएगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी उसमें चली आएगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन है 32 नंबर, ऊर्जा संरक्षण नियम किससे संबंधित है? तो जानते हैं न्यूटन के नियम से? बिल्कुल नहीं। गुरुत्वाकर्षण नियम से? बिल्कुल नहीं। थर्मोडायनेमिक्स का नियम आपने पढ़ा ही नहीं है, तो आपका बी आंसर ऊर्जा संरक्षण के नियम से, यानी ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है लेकिन उसको नष्ट ऊर्जा क्या है? उत्पन्न नहीं किया जा सकता। आगे आपका क्वेश्चन है शक्ति और ऊर्जा के बीच संबंध। तो एनर्जी बराबर शक्ति गुने समय, ठीक। याद रखेंगे। आगे है 34 नंबर, जब एक वस्तु पर 50 न्यूटन बल लगाकर 5 मीटर खींचा जाता है तो उसका किया गया कार्य, जैसे तो क्या करें? W बराबर क्या हम जानते हैं? एफ एस। तो एफ मेरा कहता है 50, एस यानी क्या है? यहाँ पर 5, तो कहता आ जाएगा 250, आ जाएगा 250 जो कार्य किया गया। आगे आइए 35 नंबर, कोई बल वस्तु पर काम नहीं करता यदि 3 कंडीशन था, मैंने पढ़ा था कोस 0 डिग्री, कोस 90 डिग्री और कोस 180 डिग्री पढ़ा था ना। तो कोस डिग्री में क्या? बस कार्य हो रहा था पॉजिटिव, इसमें कार्य क्या था? शून्य कार्य। 90 डिग्री बन रहा था क्या है? शून्य कार्य क्या होता? यहाँ पे कार्य नहीं माना जा रहा था, ठीक है ना। वही क्या था? अगर 80 डिग्री बना 180 डिग्री तो वो क्या है आपका? कार्य निगेटिव हो जाएगा, का नेगेटिव।
इसको याद रखेंगे। आगे है ध्वनि। अब आपका चैप्टर है ध्वनि चैप्टर, सब पे क्वेश्चन है यहाँ पर दिए गए हैं। पता ध्वनि के कंपन जैसा नहीं होता है तो क्या हो जाएगा हर्ट्ज, क्या हो जाएगा हर्ट्ज। ठीक है ना, कंपन कहने का कंपन, कंपन यानी ऐसे होता है कंपन, यही जिसका मतलब पूछ रहा है। आगे ध्वनि तरंगे किस प्रकार के तरंगे हैं? ध्वनि के तरंग दो प्रकार के होते, इसके गुण दो होते, एक अनुप्रस्थ, दूसरा अनुदैर्ध्य। ध्वनि किस प्रकार के तरंग है? क्या होगा, क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक। और ये क्या है, प्रगामी तरंग भी है, अपने साथ ऊर्जा लेकर चलती है। आपका 38 नंबर क्वेश्चन है, मानव कान किस आवृत्ति की रेंज को सुन पाता है? हमने पढ़ा था श्रव्य ध्वनि, अश्रव्य ध्वनि, अप्राश्रव्य ध्वनि पढ़ा था। उसमें हमने जाना था कि इंसान लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर 20 के 20 में के मैंने 1000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। यहाँ पर के नहीं लिखा है इसी, यहाँ पर डायरेक्ट 20,000 लिखा हुआ है। ये आपका ये ऑप्शन हो जाएगा ई। ठीक। आगे आपका है ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए कौन सा मात्रक उपयोग करते हैं? अब यहाँ पे क्या है, तीव्रता है, तो ये क्या हो जाएगा डेसिबल। ठीक है, यानी ध्वनि कितना लाउड है और कितना, ये कितना ज्यादा आवाज का है और कितना कम आवाज का, हम डेसिबल में मापते हैं। ठीक। आगे है 40वां, ध्वनि तरंग किस माध्यम में सबसे तेजी से गति करती है? यानी तेज गति करता है। तो हमने पढ़ा था सबसे ज्यादा क्या है, सॉलिड यानी ठोस में। उसके बाद क्या था, रहता है गैस, उसको नहीं, उसके बाद क्या था पढ़ा था ना, सॉलिड को क्या है, लिक्विड पढ़ा था। और उसके बाद क्या पढ़ा था ना, गैस। ठीक है, तो पहले ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस, और निर्वात में नहीं ट्रेवल करती है ध्वनि। ठीक है, इसको इस क्रम को हम याद रखेंगे। आगे है 40वां, निर्वात में ध्वनि क्यों नहीं चलती? तो क्या है, ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, तभी ध्वनि क्या है एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाती। आपने पढ़ा था विल्डन और संपीड़न, क्या था विल्डन और क्या था संपीड़न, आपने पढ़ा था। ये क्या था आपका संपीड़न था, और ये क्या था विल्डन था, ये क्या था विल्डन था। इसी तरह से क्या ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह पर चल पाती है, लेकिन निर्वात में ऐसा नहीं हो पाता। आगे है 32, 42 नंबर क्वेश्चन, 32 नहीं। प्रथम ध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? कितना, 10 मीटर, क्या है 10 मीटर। और बार बार टकराने के लिए कितना चाहिए, 34 मीटर। आपने न्यूनतम पूछा तो क्या है, 17 मीटर। ठीक। आगे है 43 नंबर, ध्वनि की गति का सूत्र तरी बराबर क्या है, एफ इंटू लिम्डा। ठीक है, आगे रखेंगे। आगे है 44 नंबर, कौन सा कारक ध्वनि की गति को प्रभावित करता है? माध्यम घनत्व, बिल्कुल घनत्व प्रभावित करता है इसको। माध्यम का तापमान, बिल्कुल तापमान, और तापमान हम बढ़ा देते हैं अगर, और तापमान को हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो क्या ध्वनि भी क्या होती है, बढ़ जाती है। और घटा देंगे ध्वनि क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। और माध्यम की प्रकृति, प्रकृति क्या है, ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। ठोस में सबसे तेज ध्वनि गति करेगी, उसके बाद द्रव में, उसके बाद क्या है आपका गैसेज में, और इसके बाद क्या निर्वात में वाला तो ट्रेवल नहीं करती है। ठीक है ना बेटा, इसको याद रखेंगे। आगे ऊंचे और नीचे स्वर के बीच अंतर को क्या कहता है? यानी बहुत तेज आवाज और कम आवाज, इसके बीच के अंतर को फिर क्या है, अब उसको बोलते हैं आवृत्ति। क्या है, आवृत्ति। ठीक है ना, आवृत्ति अगर ज्यादा होगा, ठीक है ना, उसमें आवाज को बहुत ही अच्छा तरह से ऊंचा उसको ले जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिए आपका क्वेश्चन है, किस प्रकार की ध्वनि मानव कान के लिए हानिकारक हो सकती है? देखिए 20, आपका देखिए 20 डेसिबल, ये क्या है, ये आम फुसफुसाहट होती है। क्या है, आम फुसफुसाहट होती है। वही 40 डेसिबल क्या है, आप लोग जो नॉर्मल बातचीत करते हैं 40 डेसिबल में लेकर 60 डेसिबल तक। अगर यही ध्वनि चली गई 80, क्या चली गई 80, तो ये हो जाती है शोर, इसको बोलते हैं शोर, इसको बोलते हैं अवांछित ध्वनि। अगर वही ध्वनि हो गई 120 प्लस हो गई, 130 हो गई, जो बजातर डीजे से निकलती है, और इसको कंटिन्यू सुना जाए, तो जिससे क्या होगा, हमारे कान की जो क्षमता है ध्वनि को सुनने की, वो क्या है, उससे प्रभावित हो सकती है। ठीक। आगे है, कोई व्यक्ति प्रतिध्वनि को कैसे महसूस करता है? तो महसूस करने के लिए आपको पास होना पड़ेगा, तो क्या है, ध्वनि स्रोत के पास रहकर। ठीक। 48 नंबर, ध्वनि की तीव्रता इंटेंसिटी को यानी किस यंत्र से मापते हैं? ध्वनि
आप ऑडियो ऑडियो सुनते हैं ना, कि आपको उससे आप याद रख सकते हैं क्या है, ऑडियो मीटर में हम लोग मापते हैं। ठीक। आपका 49 नंबर, किस प्रकार का माध्यम ध्वनि तरंग के संचरण के लिए सर्वश्रेष्ठ है? पहले बता चुका है, सबसे तेज ध्वनि क्या है, ठोस में क्या है, ठोस और तरल करीबी, गैस में, द्रव में, उसके बाद निर्वात में। यानी बेसिकली ये क्वेश्चन डबल रिपीट हो गया है। आगे है, जब कोई वस्तु तेजी से कंपन करती है तो किस गुणधर्म में वृद्धि होती है? तो किस में होती है, आवृत्ति में। किस में होती है, आवृत्ति में। क्या होती है, आवृत्ति में जल्दी 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 हो जाता है। और यही आपका क्या होता है, और आयाम में जाए क्या है, आयाम में तो क्या होता है, ये क्या, ये क्या है, ये बहुत ही दूर दूर फैलता है, ठीक है ना। और यही आपका आवृत्ति में क्या होती है, बहुत ही जल्दी जल्दी क्या होता है, कंपन होता है। आप आपके क्वेश्चन 51 से लेकर 50 तक 3 चैप्टर से बस 3 ही क्वेश्चन दिए गए थे, क्योंकि आपका एग्जाम ऑलरेडी इस चैप्टर से ले लिया गया था आपका टेस्ट। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका है कि द्रव्यमान कैसे, मतलब आप जानते हैं किलोग्राम। लंबाई को मापने के लिए क्या है, हम लोग मीटर का उपयोग करते हैं, पता है आपको। तापमान मापने के लिए क्या है, केल्विन का उपयोग करते हैं, बिल्कुल मालूम है आपको। आगे 54 नंबर, दूरी और समय का अनुपात को क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। आपने याद किया है, चाल बराबर दूरी बटा समय, आपने याद किया है। आगे 55 नंबर, यदि कोई वस्तु 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे तक चलती है तो वह कितनी दूरी तय करेगी? आप जानते हैं दूरी बराबर क्या पड़ता है, आप जानते हैं कितना, दूरी बराबर पहले चाल गुने समय है, चाल गुने टीम समय। तो कहता है चाल आपका 40 और समय कहता है 3, तो कहता है 120, क्या है, 120 किलोमीटर क्या है, दूरी कह रहा है, हो जाएगी यहाँ से, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर, गति का ऐसा मतलब हम जानते हैं मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। आगे है आपका न्यूटन का प्रथम नियम, जानते हैं सब, बहुत ही फेमस शब्दों का नियम इसको कहते हैं। आगे 58 नंबर क्वेश्चन, बल का से मतलब आपको अच्छे से याद है, न्यूटन। आगे है न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार बल का सूत्र, ये बराबर क्या है, एम ए, आपको अच्छे से याद है। 7 नंबर, जड़त्व का अर्थ बहुत अच्छे से पढ़ाया था आपको। जड़त्व का मतलब है कोई वस्तु अगर गति में है तो गति में, और विराम में है तो विराम में। ये लिखता है यहाँ किसी वस्तु अपनी स्थिति बनाए रखने का गुण, ठीक है। और आप यहाँ इसको एक साथ देख सकते हैं, ठीक है ना। और आप आराम से यहाँ से मिला सकते हैं कि आपका कितना सही है और कितना आपका गलत है। अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो या फिर आंसर उसका गलत लगता हो तो उसको आप जरूर कमेंट में बताएंगे कि यह आंसर ये नहीं ये होगा, और उसका सोर्स हमें बताएंगे किस किताब से लिखा हुआ है, ठीक। बाकी मुझे लगता है कि ये आपके ये सभी क्वेश्चन के आंसर सही सही दिए गए हैं। बाकी जो लगे आप कमेंट करेंगे और इसको अच्छे तरह से याद रखेंगे, ठीक। आगे हम मिलेंगे आपको अगले अलग सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है ना। चलिए, अगर आपको अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप बताएंगे, उसका भी अगर आंसर हम हो सके तो डाल देंगे, ठीक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इसको अच्छे से देखिएगा और अपने मार्क्स को मिलाइएगा। चलिए ठीक है, अगली वीडियो